जैसा कि इसके टॉपिक से क्लियर है कि संगठनों के समंदर में अपना कौन है, तो हम सब जानते हैं कि भारत में समतामूलक समाज के निर्माण की लड़ाई लड़ने वाले बहुजन समाज को आज मनुवादी समाज के साथ साथ बहुजन समाज में जन्मे तमाम चमचों से भी पार पाना होगा। आज चारों तरफ कई सारी अलग अलग विचारधाराएं घूम रही हैं और इनके अपने अपने वर्जन हैं। हर संगठन व इसके पदाधिकारियों को अपने अपने अंबेडकर, अपने अपने बुद्ध, अपने अपने फूले, अपने अपने साहू, रैदास, कबीर, पेरियार और यहाँ तक कि अपने अपने अलग अलग वर्जन्स में मानवर कांसीराम साहब भी मौजूद हैं। इन सब को हकीकत में बहुजन समाज व इसके आंदोलन से सीधे तौर पर कोई सरोकार नहीं है, बल्कि ये लोग बहुजन समाज व बहुजन समाज के हित को अपने स्वार्थ सिद्धि को छुपाने के लिए एक मुखौटे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और मीडिया आदि क्षेत्रों में इतने सारे संगठन बने हैं कि संगठनों का एक विशाल समंदर तैयार हो चुका है। बुद्ध, रैदास, कबीर, नानक, घासी, फूले, साहू, पेरियार, मानवर साहब, बाबा साहब और अन्य सभी बहुजन महानायकों एवं महानायिकाओं के विचारों, संदेशों व गौरव गाथाओं के अलग अलग तैयार वर्जन्स और संगठनों के बड़े समंदर में बहुजन समाज के लिए आज सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह बुद्ध, फूले, साहू, अम्बेडकरी विचारधारा वाले राजनीतिक दल, नेता, संगठन, मीडिया, विचारक, लेखक, चिंतक आदि की पहचान कैसे करें। ये पूरे बहुजन समाज के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न है। बहुजन समाज के एक्टिव कार्यकर्ता, वोटर्स तथा सपोर्टर्स एवं बहुजन आंदोलन के तमाम पढ़े लिखे सिपाहियों में आज भी यह समझ विकसित नहीं हो पाई है कि वह पहचान सके कि उसका अपना वैचारिक साथी, नेता, दल, संगठक, चिंतक, लेखक या विचारक कौन है। इस संदर्भ में अगर हम गौर करें तो प्रोफेसर विवेक कुमार कहते हैं कि भारत में दो तरह के अम्बेडकरवादी तैयार हो चुके हैं। भारत में आज दो तरह के अम्बेडकरवादी तैयार हो चुके हैं। एक अम्बेडकराइड बाय कन्वीनियंस और दूसरे अम्बेडकराइड बाय कन्विक्शन। अम्बेडकराइड बाय कन्वीनियंस, जिनको आप हिंदी में मौसमी अम्बेडकरवादी कह सकते हैं, जो कि अपने सहूलियत के अनुसार बदलते रहते हैं, अपने सहूलियत के हिसाब से उनका अपना स्टैंड तय होता रहता है। उस समय पर अम्बेडकरवादी भी बन जाते हैं, बाकी अन्यवाद में भी वो बड़े आसानी से फिट हो जाते हैं। ऐसे में जो पहले तरह मतलब कि अम्बेडकराइड बाय कन्वीनियंस वाले वे अम्बेडकरवादी हैं जो लोग जिनका उद्देश्य अम्बेडकरवाद और बहुजन आंदोलन के लिए उग्रता प्रदर्शित करते हुए, उनकी चर्चा करते हुए एक पहचान पाना है। ऐसे लोग ऊंची आवाज़ में गला फाड़ फाड़ कर बाबा साहब, बुद्ध, फूले, साहू, पेरियार, अंबेडकर, मानवर साहब, बहन जी और अन्य सभी बहुजन नायकों एवं नायिकाओं का जिक्र करते हुए बहुजन समाज को जागरूक करने का दावा करते हैं। ऐसे लोग तब तक अंबेडकरवाद व बहुजन समाज के पक्ष में तीखा भाषण करते हैं, तीखे लेख लिखते हैं, जब तक कि इनकी बहुजन समाज में अपनी एक पहचान स्थापित नहीं हो जाती है। ऐसे लोग भारत के बड़े बड़े शहरों में बैठकर अपनी सुविधा के अनुसार हर छोटी छोटी बात पर धरना व प्रदर्शन करते रहते हैं, जिनका प्राथमिक उद्देश्य हर बात के लिए छोटे छोटे धरना व प्रदर्शन आदि के द्वारा बहुजन समाज के बीच एक पहचान पाना है। और जब ऐसे लोगों की इस समाज में एक पहचान स्थापित हो जाती है, तब ऐसे लोग बहुजन समाज में बनी अपनी इस छाप को बड़ी सरलता के साथ प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से अपने निजी फायदे के लिए मनुवादी दलों, संगठनों व ताकतों के हाथों अपनी कीमत के अनुसार बेच देते हैं। ये बात YouTube पर बने तमाम चैनलों पर भी देखने को मिलती है। ऐसे लोग YouTube पर जब शुरू में चैनल बनाते हैं तो वे लोग मानवर साहब की राजनैतिक विरासत बसपा
और उसकी एकमात्र उत्तराधिकारी आदरणीय बहन जी के समर्थक के तौर पर खुद को प्रदर्शित करते हैं। और जब इनको व इनके चैनल को मनचाहा व्यूअरशिप व सब्सक्राइबर्स मिल जाते हैं, जिससे कुछ आमदनी के साथ साथ पब्लिक में इनकी एक पहचान बन जाती है, तब ऐसे लोग अपने आप को निष्पक्ष दिखाने के लिए उन मान्यवर साहब की राजनीतिक विरासत बसपा व उनकी एकमात्र उत्तराधिकारी भारत महानायिका बहन जी के खिलाफ या उनके विरुद्ध मिथ्या आरोप लगा करके दुष्प्रचार करना शुरू कर देते हैं, जिनके नाम की बदौलत इनको या इनके चैनल्स को आज पब्लिक के बीच एक पहचान मिली है। इसके बाद ऐसे लोग मतलब कि अम्बेडकराइट्स बाय कन्वीनियंस, मतलब कि मौसमी अम्बेडकरवादी जो ऐसे लोग हैं, ऐसे यूट्यूबर्स हैं, ये अपनी पहचान को बहुजन समाज, बहुजन आंदोलन, मान्यवर साहब की राजनीतिक विरासत व उनकी एकमात्र उत्तराधिकारी के शत्रुओं के हाथों में बड़ी आसानी से चंद रुपयों में बेच देते हैं, जिसके तमाम उदाहरण आप लोग खुद शायद जानते होंगे। आज के इस दौर में बहुजन आंदोलन में बहुजन समाज को जितना खतरा बहुजन विरोधी ताकतों से है, उतना ही खतरा इन मौसमी अम्बेडकरवादियों से भी है। ये मौसमी अम्बेडकरवादी बहुजन समाज में जन्मा एक ऐसा चमचा वर्ग है जो प्रत्यक्ष तौर पर मनुवादियों के हाथों में न खेलते हुए पर्दे के पीछे से मनुवादियों के लिए खेलते हुए अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए पूरी तन्मयता से कार्य करता है। ऐसे लोग, ऐसे अम्बेडकराइट्स सोशल मीडिया और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बाबा साहब फूले व अन्य बहुजन नायक नायिकाओं की किताबें, उनकी चिट्ठियाँ आदि को पढ़ते हुए पूरे संदेश को, पूरे समाज को यह संदेश देते हैं कि किस तरह से बहुजन समाज के लोगों को बहुजन महानायकों एवं महानायिकाओं द्वारा बताए गए रास्तों पर चलना चाहिए। परंतु यदि ये लोग अपनी इस स्थापित पहचान के तौर पर, अपनी इस स्थापित पहचान के तहत अगर इसको पब्लिक एक तरफ स्वीकार भी करती है, तो ये लोग बहुजन समाज का मार्गदर्शन करने का दावा जरूर करते हैं, ये उनके मार्गदर्शक जरूर बन जाते हैं, परंतु जब इनकी निजी जिंदगी के बारे में देखा जाता है तो ये लोग पूरी तरह से मनुवादी संस्कृति, उसके रीति रिवाजों, पर्वों और परंपराओं को खुलेआम सेलिब्रेट करते हुए दिखाई पड़ते हैं। और जब इन पर कोई बहुजन या कोई मूवमेंट का कार्यकर्ता इन पर कोई सवालिया निशान उठाता है, तो ये लोग निहायत ओछी भाषा का इस्तेमाल करते हुए उभरते सवालों को दफन करने का भरसक प्रयास करते हैं। इन सबके बीच सबसे दुखद बात यह है कि बहुजन समाज के लोग और खासकर युवा वर्ग इन मौसमी अम्बेडकरवादियों को पहचान नहीं पाता है और लगातार इनको बढ़ावा देता रहता है। बहुजन समाज व युवाओं द्वारा इन अम्बेडकरवादियों को, इन अम्बेडकराइट्स बाय कन्वीनियंस को या मौसमी अम्बेडकरवादियों को पहचान ना पाने की मुख्य वजह बहुजन समाज के लोगों, खासकर युवाओं का बहुजन आंदोलन के विभिन्न पहलुओं के बारे में इनकी अनभिज्ञता है। ऐसे में बहुजन समाज के लोगों को बहुजन वैचारिकी के विषय में जानना और समझना होगा, ताकि बहुजन समाज के लोग इन अम्बेडकराइट बाय कन्वीनियंस से पूरी तरह सचेत रह सकें और बहुजन समाज के इन नए चमचों को अनजाने में भी प्रचारित व प्रसारित न कर सकें। फिलहाल अगर दूसरे तरह के अम्बेडकराइट बाय कन्विक्शन की बात करें, तो ये ऐसे लोग होते हैं, यह लोग बहुजन आंदोलन के इतिहास, इसकी कार्यशैली, बहुजन महानायकों व महानायिकाओं के संघर्षों, संदेशों व गौरव गाथाओं को केवल सोशल मीडिया पर सकारात्मकता के साथ ही नहीं, बल्कि गांव के निचले तबके तक छोटी छोटी सभाओं व कैडर कैंपों के माध्यम से पहुंचाने का कार्य करते हैं। अगर आप इनकी भाषा पर गौर करें तो इनकी भाषा शालीन, सौम्य के साथ साथ संवैधानिक व लोकतांत्रिक शब्दावली से परिपूर्ण होती है। ऐसे लोग लोकतांत्रिक व संवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और भारत के संवैधानिक संस्थाओं का आदर करते हुए संविधान के दायरे में रहकर लोकतांत्रिक नैतिकता के तहत अपनी बात रखते हैं।
इनकी भाषा में हमेशा मानवीयता होती है। ये लोग मानवीय मूल्यों के तहत अपनी बात जनता के बीच में रखते हुए न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व के मूल्यों को प्रचारित करते हैं। ये लोग बदले की भावना नहीं बल्कि समतावादी बदलाव की पैरवी करते हैं। ये किसी से बदला नहीं लेना चाहते हैं। ये लोग सबके साथ न्याय करना चाहते हैं। ये लोग बदले की नहीं बदलाव की पैरवी करते हैं। इसके लिए ही संघर्ष करते हैं। इनका उद्देश्य देशी विदेशी की खाई खड़ी करना नहीं है बल्कि संवैधानिक मूल्यों के तहत सबको समान नागरिक के तौर पर देखना है और संविधान के अनुसार आचरण करना है। ये लोग संविधान द्वारा स्थापित संस्थाओं में संवैधानिक व लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पूर्ण विश्वास रखते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचने की मंशा रखते हैं। साथ ही ये लोग हर बात पर विरोध, प्रदर्शन, धरना व अनशन आदि में विश्वास नहीं रखते हैं। ये लोग बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलते हुए संवैधानिक व लोकतांत्रिक तरीके से अपने हक व अधिकार व सत्ता प्राप्ति को प्राथमिकता के साथ महत्व देते हैं। इन लोगों का उद्देश्य बहुजन समाज को उन्माद की तरफ धकेलना नहीं बल्कि बहुजन समाज को संवैधानिक व लोकतांत्रिक मूल्यों के संदर्भ में जागरूक करते हुए संवैधानिक व लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता पर काबिज होकर अपने बहुजन आंदोलन व बहुजन महानायकों एवं महानायिकाओं के विचारों, संदेशों, संघर्षों व गौरव गाथाओं को ध्यान में रखकर भारत की सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक व शैक्षणिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करते हुए बहुजन आंदोलन के अंतिम उद्देश्य समता मूलक समाज के सृजन की तरफ कार्यरत होते हैं, अग्रसर होते हैं। अम्बेडकराइड बाय कन्विक्शन वाले लोग मान्यवर साहब द्वारा बताए गए रास्ते, उनकी कार्यशैली पर पूरी तन्मयता के साथ शांतिपूर्वक बहुजन आंदोलन व बहुजन समाज के लिए अम्बेडकरवादी विचारधारा पर सतत संघर्षरत रहते हैं। अपने मुद्दे, अपनी विचारधारा, अपने नायक नायिकाएं, अपनी पार्टी और अपने नेतृत्व पर पूर्ण विश्वास करते हुए संवैधानिक व लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता प्राप्त कर भारत को या कहिए बेहतर भारत के सृजन के लिए कार्य करना चाहते हैं। ऐसे में अगर देखा जाए इन दोनों के बीच में तो निष्कर्ष निकलता है बहुजन आंदोलन को, बहुजन समाज को बहुजन आंदोलन के संदर्भ में बहुजन समाज के लोगों को बहुजन वैचारिकी, बहुजन आंदोलन, बहुजन महानायकों, महानायिकाओं, इनकी कार्यशैली के अध्ययन की तरफ फोकस करना चाहिए ताकि जो हमारे लोग हैं वो इन मौसमी अम्बेडकरवादियों और समर्पित अम्बेडकरवादियों के बीच में शिनाख्त कर सकें, उनको चिन्हित कर सकें और अपनी ऊर्जा, समय अगर खर्च करें तो अम्बेडकराइड बाय कन्वीनियंस के लिए खर्च करने के बजाय अम्बेडकराइड बाय कन्विक्शन के लिए खर्च करें, जो कि लगातार सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय की नीति को ध्यान में रखते हुए सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक मुक्ति हेतु सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्षरत बहुजन समाज की बुद्ध फुले साहू अम्बेडकरी विचारधारा वाले दल व संगठन, नेतृत्व, इसके समर्थक, पदाधिकारी, प्रचारक, लेखक आदि के साथ मजबूती के साथ खड़े हो सके और उनमें अपने योगदान कर सकें और अपने सत्ता के जो संसाधन है आपके पास, चाहे समय हो या पैसा हो, उसका समुचित उपयोग करें। क्योंकि जो हमारा बहुजन समाज है इसके पास संसाधन काफ़ी सीमित मात्रा में है, इसलिए हमें इसी सीमित संसाधनों से सत्ता तक का सफ़र तय करना है। ऐसे में एक बड़ा प्रश्न जो खड़ा होता है, मोटे मोटे तौर पर हमें चिन्हित करता हम कैसे पहचान सकते हैं जो आपको उन्माद की तरफ धकेल रहा है, अगर उससे लोगों में उन्माद पैदा कर रहा है, किसी दो समुदाय विशेष के बीच खाई गहरी करने की बात कर रहा है, तो यकीन मानिए वो मौसमी अम्बेडकरवादी ही हो सकता है, वो कभी भी कन्विक्शन वाला अम्बेडकरवादी नहीं हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कन्विक्शन वाले अम्बेडकरवादी का जो सफ़र है वो 2, 4, 10 या 20, 50 साल का सफ़र नहीं है, क्योंकि समता मूलक समाज 50 साल में निर्मित होने वाला नहीं है। इसलिए उन्माद करके या उन्माद के रास्ते पर चल करके कभी भी समता मूलक समाज का सृजन नहीं किया जा सकता है। एक लंबे दौर का आंदोलन है और लंबे दौर के आंदोलन के लिए विचारधारा के प्रति निष्ठा और अनुशासन की सख्त जरूरत होती है। ऐसे मामले में जहां इन दो तरह के अम्बेडकरवादी, इसमें लेखक, विचारक, पत्रकार
पत्रकार बहुत सारे लोगों को बाकायदा 2 कैटेगरी में बांट सकता है। और जो हमने कुछ लक्षण बताए कि कैसे कोई उन्माद को फोकस करता है, कोई अपनी भाषा से, आप भाषा से जज कर सकते कौन कहाँ खड़ा है, कौन कितना समर्पित है। क्योंकि अगर आप भाषा पर गौर करते हैं, क्योंकि उग्रता के द्वारा या किसी उन्माद के द्वारा अगर लोगों को अपील की जाती है, लोग इकट्ठा होते हैं, वो आंदोलन बहुत लंबे दौर तक नहीं खिंच सकता है। इतिहास गवाह है, उग्रता का आंदोलन या तो सीमित समय में दलित पैंथर्स की तरह खत्म कर दिया गया है, या फिर नक्सलाइट की तरह असफल रूप से अपने आप को घसीट रहा है। इसलिए मोटे मोटे तौर पर इसको बड़ी आसानी से हम चिन्हित कर सकते हैं। फिलहाल इसी दौर में संगठनों की या लोगों की पहचान, खासकर संगठनों और जो हमने चैनल साथ की बात की है, अगर इस पर गौर किया जाए तो आज हम सब देख रहे हैं कि आज सैकड़ों दल, संगठन, पत्र पत्रिकाओं और संस्थाओं की भी अपने आप में एक बाढ़ सी आ चुकी है। हर कोई जय भीम बोल रहा है, हर कोई बहुजन समाज का हितैषी होने का दावा कर रहा है। यहाँ तक कि जिन्होंने उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में दलितों का सबसे ज़्यादा अहित किया है, वो भी आज माननीय कांसीराम और बाबा साहब को लेकर के उनके मिशन का दावा ठोक रहे हैं। ऐसे में हर कोई अपने आप को अम्बेडकरवादी कहता फिर रहा है। ऐसे में बहुजन समाज का वास्तविक हितैषी कौन है? तमाम पत्र पत्रिकाओं, संगठनों, राजनीतिक दलों, संस्थाओं में से बहुजन समाज का अपना कौन है, यह तय करना आम जनमानस के लिए कठिन जरूर है, परंतु अगर कुछ शर्तों को ध्यान में रखा जाए तो इससे पार पाया जा सकता है। ऐसे में बहुजन इतिहास, संस्कृति, बहुजन महानायकों, महानायिकाओं, उनकी वैचारिकी और गौरव गाथाओं एवं संघर्षों से सीखते हुए इसके लिए कुछ मापदंड तय किए जा सकते हैं, जिसके आधार पर बहुजन समाज अपने हितैषी, अपने शोषक और शोषक के चमचों को आसानी से पहचान सकता है। किसी भी दल, संगठन, संस्था, पत्र पत्रिका, चैनल आदि के बहुजन होने की कुल 7 शर्तें निर्धारित की जा सकती हैं, जो हमने अपने शोध में पाया है। अगर इन 7 शर्तों पर ध्यान दिया जाए, शायद हम बड़ी आसानी से इन बातों को चिन्हित कर सकते हैं। यदि कोई भी दल, संगठन, संस्था, पत्र पत्रिका आदि इन 7 शर्तों को एक साथ पूरा करता है, यहाँ महत्वपूर्ण है, एक साथ पूरा करता है, तो बहुजन समाज बेहिचक उस दल को, उस संगठन को, उस संस्था को, पत्र पत्रिका को, उस नेतृत्व को अपने नेतृत्व के तौर पर स्वीकार कर सकता है। ये 7 शर्तें कुछ इस प्रकार से हो सकती हैं। पहली शर्त, जो आपका संगठन है, दल है, संस्था है, नेतृत्व है, उसको जज कीजिए। पहली शर्त यह है कि बहुजन इतिहास व सांस्कृतिक विरासत से उसका गहरा लगाव होना चाहिए, कि जिसको आप अपना समझ रहे हैं, क्या बहुजन इतिहास और सांस्कृतिक विरासत के प्रति उसको इसका गहरा लगाव है कि नहीं, उसको जानकारी है कि नहीं। और दूसरी शर्त है बहुजन वैचारिकी का होना। उसके अंदर बहुजन वैचारिकी, जैसा कि मान्यवर साहब ने स्थापित किया है, बुद्ध से लेकर के आज तक जो परंपरा चली आई है, उसके कुछ कार्डिनल पॉइंट्स हैं। क्या वो वैचारिकी उसके भीतर है? अगर है तो ये दूसरी शर्त को पूरा करता है। तीसरी शर्त है, आप जो संगठन, जो दल या नेतृत्व, जो आप संगठन चला रहे हैं, जो आंदोलन चला रहे हैं, उस आंदोलन में आपके बहुजन नायक हैं या नहीं, मतलब कि उसमें बहुजन नायक नायिकाओं का होना तीसरी शर्त है। चौथी और महत्वपूर्ण शर्त है कि वह संगठन बहुजन वित्त से पोषित हो, क्योंकि मानवर साहब कहते थे कि सेल्फ रिस्पेक्ट का मूवमेंट सेल्फ हेल्प से ही चल सकता है, किराए के पैसे से कतई नहीं। पांचवा शर्त कह सकते हैं कि बहुजन समाज का अपना स्वतंत्र आत्मनिर्भर एजेंडा होना चाहिए। आपका अपना एजेंडा होना चाहिए, आप प्रतिक्रियावादी नहीं होने चाहिए। छठा है कि जब आप कार्य कर रहे हैं या कल आप सफल होंगे तो क्या आपके पास आपके खुद मुख्तार आपकी अपनी रणनीति है, क्या आपके पास अपने नारे हैं। अगर ये सब हैं तो ये आपकी छठी शर्त को पूरा करता है। और सातवीं महत्वपूर्ण शर्त है कि बहुजन नेतृत्व और उसमें अपने बहुजन आंदोलन के प्रति उसके एजेंडे को पूरा करने के लिए उसमें उसकी इच्छा होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए और उसमें उसके प्रति प्रतिबद्धता होनी चाहिए। अगर इन सातों शर्तों को कोई संगठन एक साथ पूरा करता है तो उसे आप अपना संगठन मान सकते हैं। ऐसे में
स्पष्ट है कि सिर्फ बहुजन समाज में जन्म लेने मात्र से या जन्म लेने वाला कोई नेतृत्व या उसके बहुजन वोटर मात्र में से कोई दल, संगठन, संस्था या पत्रिका आदि बहुजन समाज का नहीं हो सकता है। किसी दल, संगठन, पत्रिका, अखबार आदि के बहुजन होने के लिए उपरोक्त 7 शर्तों पर एक साथ खरा उतरना होगा। अगर हम इसे उदाहरण के तौर पर एक संगठन के मार्फत समझने का प्रयास करें तो हम उदाहरण ले सकते हैं बहुजन समाज पार्टी का। मान्यवर साहब ने यह पार्टी बनाई थी। मान्यवर साहब की इस राजनैतिक विरासत बहुजन समाज पार्टी की एक बहुजन दल है। हम आप एक कैसे मान लें? इस पर भी सवाल खड़ा हो सकता है कि ये बहुजन दल नहीं है या उसके एजेंडे से भटक गया है, जैसा कि बार बार आरोप लगता है। तो इसकी पड़ताल, इन 7 शर्तों पर अगर इसकी पड़ताल की जाए तो शायद इसको समझने में आसानी होगी। पहली शर्त, जैसा कि बताया गया, बहुजन इतिहास व सांस्कृतिक विरासत से गहरे लगाव का होना। बाबा साहब कहते हैं कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता है वह कभी अपना इतिहास नहीं बना सकता है। बाबा साहब के इस कथन को मान्यवर साहब और उनके राजनैतिक दल मतलब कि बसपा ने अपने जीवन में उतारा है। या बसपा के संघर्ष, इसके इतिहास और इसकी हुकूमत पर यदि हम गौर करें तो हम पाते हैं कि बसपा की ऐतिहासिक विरासत बुद्ध से शुरू होती है। बुद्ध के बाद सम्राट अशोक का शासन, संत शिरोमणि संत रैदास, कबीरदास, गुरु घासीदास, नानक की वाणी, नारायणा गुरु, बिरसा, तिलका माझी का विद्रोह, फूले साहू अम्बेडकर पेरियार गाडगे का संघर्ष और मतादीन, झलकारी बाई, उदा देवी, उधम सिंह आदि का बलिदान और भीमा कोरेगांव का शौर्य बसपा का अहम अंग रहा है। इस बहुजन आंदोलन से न सिर्फ बसपा ने प्रेरणा ली है बल्कि गैर बहुजनों द्वारा मिटा दिए गए इतिहास को फिर से स्थापित किया गया है। डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल लखनऊ, परिवर्तन चौक लखनऊ, राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल नोएडा, मान्यवर कांसीराम साहब इको गार्डन लखनऊ, बहुजन नायक नायिकाओं के नाम पर इस तरह के तमाम स्मारक, मूर्तियां, विश्वविद्यालय, संगठन, संस्थान, सड़क योजनाएं और जिलों आदि का निर्माण बहुजन समाज व बहुजन इतिहास सांस्कृतिक विरासत के तौर पर बसपा द्वारा ही स्थापित किया गया है। मान्यवर साहब खुद अशोक के भारत के निर्माण की बात किया करते थे। मान्यवर साहब 14 अक्टूबर 2006 को धम्म की दीक्षा लेना चाहते थे, लेकिन 9 अक्टूबर को उनका परिनिर्वाण हो गया। बहन जी ने बौद्ध संस्कृति से मान्यवर साहब का अंतिम संस्कार किया। यह सब साबित करता है कि बहन जी मतलब कि हमारा नेतृत्व बहुजन इतिहास व इसकी संस्कृति के प्रति कितना जुड़ी हुई हैं। और यही नहीं बल्कि इसको अगर कहें तो बहुजन इतिहास और संस्कृति बसपा के बुनियाद की एक प्रमुख ईंट के तौर पर जुड़ी हुई है। और इसका अभी जो लेटेस्ट सबसे बेहतरीन उदाहरण देखने को मिला है वह हम पाते हैं हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर माननीय आकाश आनंद जी की शादी, जिस पर सबकी निगाहें टिकी थी कि ये शादी किस परंपरा से और किस तहत होगी। और वहाँ बताया गया किस तरह से बहुजन समाज पार्टी, इसका नेतृत्व पूरा कार्यकर्ता किस तरह बुद्ध से लेकर के अंबेडकर, बुद्ध, कांसीराम साहब की जो विरासत है, जो विचारधारा है, उससे किस कदर जुड़ी हुई है। इस तरह अगर देखा जाए तो मान्यवर साहब का यह दल, इसके दल के संरचना में देखेंगे, इसकी वैचारिकी में देखेंगे तो बाकायदा आपको इसका इतिहास और संस्कृति झलकती है। अगर दूसरी शर्त की बात करें तो इसमें बहुजन वैचारिकी का होना। मान्यवर साहब और उनके द्वारा जो बनाया गया दल है, जब अपना इतिहास बुद्ध से शुरू करती है और भारत से खो चुके बुद्ध को खोजकर पुनः स्थापित करती है, तो यह तभी संभव है जब बसपा बुद्ध की वैचारिकी को मानती हो। अपने इतिहास व संस्कृति से प्रेरित होकर मान्यवर साहब और उसके दल ने खुद अपनी वैचारिकी को चुना है। बुद्ध, रैदास, फूले साहू, पेरियार, अंबेडकर की वैचारिकी को मान्यवर साहब ने एक सूत्र में पिरोया है, जिसे बसपा ने पूरी शिद्दत से अपनी वैचारिकी के तौर पर अपनाया है। इसी अंबेडकरी बहुजन वैचारिकी के आधार पर समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व पर आधारित समता मूलक समाज सृजन का उद्देश्य बसपा का उद्देश्य है, उसका लक्ष्य है। स्पष्ट है कि बसपा की बुद्ध अंबेडकरी वैचारिकी
अपनी खुद की वैचारिकी है जिसे बहुजन वैचारिकी कहा जाता है। इस बहुजन वैचारिकी को हमने अपने विरोधी या किसी विपरीत संस्कृति से आयात नहीं किया है। यह साबित करता है किस कदर यह दल इस वैचारिकी पर अडिग है। और अगर तीसरी शर्त की बात करें तो आज तमाम दलों को हम देख रहे हैं कि वे दल दूसरे नायकों को या अपनी विचारधारा के विपरीत नायकों को आयात करने पर लगे हैं। उदाहरण के तौर पर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में कहीं भी बुद्ध, कबीर, रैदास या बाबा साहब फिट नहीं बैठते हैं। इसके बावजूद वे उनको आयात कर रहे हैं। इसी तरह अन्य लोग हैं, ये लोग सत्ता के लिए अपनी स्थापित वैचारिकी के तौर पर काम कर रहे हैं क्योंकि उनकी वैचारिकी ऑलरेडी स्थापित है। इसलिए वे अगर आयात भी करते हैं तो उनका समाज इसके प्रति जागरूक है, वे इसका सीधे पॉलिटिकल इस्तेमाल कर सकते हैं। परंतु क्या यह हमारे लिए संभव है? क्योंकि हमारा समाज अभी खड़ा होना सीख रहा है, इसलिए हमारे आंदोलन में, हमारे दल या संगठन में अपने नायकों का होना महत्वपूर्ण है, अपनी वैचारिकी का होना महत्वपूर्ण है। इसलिए जो तीसरी शर्त है कि आंदोलन में, आपके संगठन में, संस्था में, पत्र पत्रिकाएं जो कुछ आप चलाते हैं उसकी वैचारिकी में बहुजन नायक नायिका हैं या नहीं, ये तीसरी शर्त होती है। इस संदर्भ में अगर मान्यवर साहब की तरफ रुख करें तो मान्यवर साहब कहते हैं हम दक्षिण से कई बाबा लाए हैं, जैसे एक दाढ़ी वाले बाबा, पगड़ी वाले बाबा, अचकन वाले बाबा, टाई वाले बाबा। आगे मान्यवर साहब कहते हैं जिन महानायकों नायिकाओं को हम खोज सके हैं उनको खोजे हैं और आप लोग मिल करके उन सभी अन्य नायक नायिकाओं को खोजिए और स्थापित कीजिए। बसपा के नायक नायिकाओं की लिस्ट बहुत लंबी है। बुद्ध, अशोक, रैदास, कबीर, फूले, अंबेडकर, साहू, पेरियार, गाडगे, बिरसा मुंडा, उधम सिंह, झलकारी बाई, उदा देवी, महावीरी देवी, सावित्रीबाई फूले, रमाबाई अंबेडकर आदि अन्य सभी बहुजन समाज के अपने नायक हैं। ये कहीं से आयात किए हुए नहीं हैं। अपने इन सभी नायक नायिकाओं की प्रतिमाओं को स्थापित कर बहन जी ने भारत में सभी बहुजन नायक नायिकाओं, उनके इतिहास, उनके संघर्ष गाथाओं को पुनर्जीवित करने का ऐतिहासिक कार्य किया है। स्पष्ट है कि बहुजन समाज के पास अपने समाज में जन्मे खुद के नायक नायिकाएं हैं जिनकी हालांकि सूची काफ़ी लंबी है, जिनके वैचारिकी पर चलकर उनके सपनों का भारत निर्माण मतलब कि समतामूलक समाज का सृजन करना इसका अपना उद्देश्य है। अगर चौथी शर्त, जो कि सबसे महत्वपूर्ण शर्त मान्यवर ने बताई है कि कोई भी आंदोलन सेल्फ हेल्प से द्वारा ही सफल हो सकता है, चौथी शर्त है बहुजन वित्त से पोषित होना। जो बहुजन आंदोलन की बात करते हैं उनके पास जो पैसा या उनका जो संगठन चल रहा है वो बहुजन वित्त मतलब कि अपनी शर्तों पर पैसा आए और अपनी शर्तों पर ही खर्च किया जाए। अगर इस तरफ रुख किया जाए तो बिना वित्त के, हम सब जानते हैं, बिना वित्त के कोई भी संगठन, संस्था, दल, पत्र पत्रिका आदि को चलाया नहीं जा सकता है। ऐसे में वित्त की आवश्यकता संस्था और वैचारिकी के प्रसार के लिए अहम है। प्रोफेसर विवेक कुमार मान्यवर साहब के हवाले से इस बारे में बताते हैं कि यदि आप किसी का सहारा लेंगे तो आपको उसका इशारा भी मिलेगा। मतलब कि यदि आप किसी गैर बहुजन से वित्तीय सहारा लेंगे तो आपको उसका इशारा भी मिलेगा, आपको उसकी शर्तें भी माननी पड़ेंगी। ऐसे में यदि आप किसी गैर बहुजन का इशारा मानेंगे तो आपका बहुजन आंदोलन नहीं चल पाएगा, आप उसको नहीं चला पाएंगे। ऐसे में अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना होगा। इसीलिए मान्यवर साहब ने कभी भी, इवन बहन जी ने भी कभी भी किसी भी उद्योगपति या गैर बहुजन संगठन या समाज आदि से किसी भी तरह का वित्तीय सहारा लेने के बजाय मान्यवर साहब और बहन जी ने अपने बहुजन लोगों से सीधे आर्थिक सहयोग मांगा है। इस संदर्भ में मान्यवर साहब एक नोट और एक वोट का नारा देते हैं। बहुजन समाज द्वारा दिए गए वित्तीय मदद से मान्यवर साहब और बहन जी बसपा को राष्ट्रीय दल के तौर पर स्थापित करते हैं। आज भी बसपा और बहन जी किसी भी उद्योगपति या धन्ना सेठ से किसी भी तरह की मदद नहीं लेते हैं। आज भी बसपा को बहुजन समाज के विभिन्न तबकों से उनके सामर्थ्य के मुताबिक हर साल आर्थिक सहयोग मिलता रहता है।
बहुजन समाज के इसी आर्थिक सहयोग द्वारा इकट्ठा किए गए धन से बहन जी ने भारत के लगभग हर प्रांत में भव्य प्रदेश कार्यालयों का निर्माण कराया है। वहाँ 2-3 गाड़ियों समेत पार्टी वर्कर्स के लिए समुचित व्यवस्था किया है। स्पष्ट है कि बसपा खुद बहुजन समाज के कामगार लोगों के वित्तीय सहायता पर खड़ा एक स्वायत्त, महत्वपूर्ण बात है, एक स्वायत्त व आत्मनिर्भर राजनीतिक दल है। आर्थिक सहयोग के मामले में बसपा गैर बहुजन संगठक या समाज से पूरी तरह से उचित दूरी बनाए हुए है, जिसके कारण मान्यवर साहब की राजनीतिक विरासत बसपा बुद्ध अम्बेडकरी मिशन को बिना किसी अवरोध के आगे बढ़ा रही है। क्योंकि फिर वही बात होती, यदि हम किसी अन्य से या अपने विपरीत संस्कृति वाले विचारधारा वाले से किसी भी तरह का सहयोग लेते तो कहीं ना कहीं हम पर अपने शर्तें लागू करता और हम निर्विरोध रूप से अपनी विचारधारा को कतई नहीं चला सकते थे। अगली शर्त की बात की जाए तो इसकी 5वीं शर्त है कि इस आंदोलन के पास या इस पार्टी दल के पास इसका खुद का एजेंडा होना चाहिए। प्रतिक्रिया के तहत पर कोई एजेंडा इसके पास नहीं होना चाहिए। मान्यवर साहब, जैसा कि एक कहा जाता है कि जब तथागत गौतम बुद्ध अपने बुद्ध धम्म की स्थापना कर रहे थे या उसके प्रचार प्रसार की बात कर रहे थे, लोगों ने उनसे पूछा कि आपके ईश्वर आपने नहीं बनाए, आपने धर्म की बात की, अगर आपके पास ये सब नहीं है बाय द वे, तो आप अपने आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाएंगे, आपका ईश्वर कौन है? तो गौतम बुद्ध ने कहा था कि भाई, हमें जिसकी ज़रूरत ही नहीं है हम उसके पीछे क्यों भागे। ठीक उसी तरह से इसका मतलब है कि बुद्ध का लक्ष्य क्लियर था। उसी तरह से बसपा का लक्ष्य क्लियर है कि हमें आत्मसम्मान का हम आंदोलन चला रहे हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट का मूवमेंट चला रहे हैं, अपनी खुद मुख्तार अस्मिता को स्थापित करने का आंदोलन चला रहे हैं, और यह किराए के पैसों या किराए के संसाधनों से कतई नहीं चल सकता है। इसलिए चौथी शर्त महत्वपूर्ण है कि इस आंदोलन को चलाने के लिए आपके पास आत्मनिर्भर संसाधन होने चाहिए, जो कि हो सकता है सीमित हैं, लेकिन फिर भी उसका पूरी इत्मीनान के साथ, पूरे विश्वास के साथ समाज को एकजुट होकर के सही डायरेक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अगर 5वां शर्त एजेंडे की बात करें तो मान्यवर साहब की जो राजनैतिक विरासत बसपा है, बसपा के अलावा बहुजन समाज का हितैषी होने का दावा करने वाले तमाम संगठनों, संस्थाओं, पत्र पत्रिकाओं, दलों आदि के पास आज तक अपना कोई एजेंडा तक नहीं है। कुछ लोगों का एजेंडा तो सिर्फ जात विशेष का विरोध करना या धर्म विशेष का विरोध करने तक ही सीमित रह गया है। ऐसे में मान्यवर साहब कहते हैं, किसी भी मुद्दे पर विरोध करने मात्र से काम नहीं चलेगा, आपको उसका हल भी बताना होगा। इसलिए बसपा अन्य दिशाहीन राजनैतिक दलों की तरह सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध नहीं करती है, बल्कि देश हित में विपक्ष की भी सकारात्मक व जिम्मेदार भूमिका निभाते हुए समाधान देने का प्रयास करती हैं। अगर इस महत्वपूर्ण तथ्य को बहन जी के ट्वीट को ध्यान में रखकर अगर समझा जाए तो मुझे लगता है बात खुद से स्पष्ट हो जाती है। बहन जी कभी भी, आपका जो अपना नेतृत्व है वो कभी भी अनावश्यक विरोध कतई नहीं करता है। अगर उसको लगता है कहीं पर हम बेहतर सुझाव दे सकते हैं तो लगातार उसके लिए तत्पर रहती है। इसे सकारात्मक विपक्ष कहा जाता है। हालांकि आज का दौर ऐसा बन चुका है कि सिर्फ सत्ता पक्ष का विरोध करना ही विपक्ष काम मान लिया गया है, कि सही काम का भी अगर विरोध किया जाए तो विपक्ष का धर्म माना जाता है। फिलहाल अगर सकारात्मक विपक्ष की बात करें तो बहन जी के उस ट्वीट को, जो बहन जी ट्वीट करती हैं, और इस 5वीं शर्त को अगर एक साथ देखा जाए तो मामला काफ़ी हद तक स्पष्ट हो जाता है। फिलहाल मान्यवर साहब की जो राजनीतिक विरासत बसपा है उसके पास अपने खुद के मुद्दे हैं, ये गौर करने वाली बात है, जो कि उसने बहुजन संस्कृति और विरासत से अपनाए हैं, जैसे कि भूमि सुधार, भूमि का आवंटन, राष्ट्रीयकरण, आरक्षण का समुचित एग्जीक्यूशन, अछूतों का पृथक व्यवस्थापन, सभी नागरिकों के हकों व उनके जीवन की सुरक्षा, संविधान सम्मत शासन और कानून व्यवस्था, समतामूलक समाज का सृजन, बौद्ध संस्कृति की स्थापना, प्रचार प्रसार, रोजगार व अन्य तत्कालीन व जरूरी मुद्दे इसमें प्रमुखता से दिखाई पड़ते हैं। स्पष्ट है कि बसपा के मुद्दे प्रतिक्रिया का परिणाम नहीं हैं, बल्कि पहले से
तय किए हुए हैं जो कि उसके खुद के हैं, उसके अपने हैं। इसीलिए मान्यवर साहब ने एक लाइन बड़े क्लियर स्पष्ट कर दिया था कि संविधान को लागू करना ही हमारा पहला एजेंडा है। और जितना हमने अभी यहाँ पर चिन्हित किया, ये सब के सब संविधान में बाकायदा कहीं ना कहीं निहित हैं। इससे अगर देखा जाए तो वह स्पष्ट होता है, बसपा के पास देश हित के अपने मुद्दे हैं, अपने एजेंडे हैं, जो कि किसी प्रक्रिया का परिणाम नहीं बल्कि बहुजन आंदोलन की बुनियाद हैं। ये चीज़ महत्वपूर्ण शर्त है। और आगे अगर देखिए छठी शर्त की बात करें तो बहुजन समाज का जो अपना आंदोलन है, इस आंदोलन के पास अपनी रणनीति, अगर आपको सरकार चलानी है, जैसा कि 95 में हमने देखा जब हमारी सरकार बनी थी, जो कि गठबंधन की सरकार थी या फिर अन्य लोगों ने समर्थन किया था, वहाँ मान्यवर साहब ने बड़ा स्पष्ट कह दिया था कि हमारी सरकार 1 दिन चले या 2 दिन चले, लेकिन चलेगी अपने तय किए हुए मुद्दों पर, अपने एजेंडों पर और अपनी शर्तों पर। तो ठीक वही रणनीति या नारे जो कि बताते कि आपका दल कैसा है, इसका भविष्य में ये तस्वीर कैसा कर रहा है, भविष्य कैसे भविष्य को देख रहा है, ये उसके इस छठे पॉइंट से बड़े स्पष्ट हो जाता है, बड़ा स्पष्ट हो जाता है। मान्यवर साहब की फिर बसपा की अगर बात करें, जो विरासत है, उसने अपनी राजनीति को अपनी रणनीति पर खड़ा किया है, इसने आयातित कभी नहीं किया है। इसका उदाहरण आप 64 से जब 70, 78, 80 के दशक तक आएंगे तो आप देखेंगे, जब भारत में प्रतिक्रियावादी आंदोलन उभर रहा था, कांग्रेस के खिलाफ जेपी के नाम से एक आंदोलन खड़ा हुआ और वो आंदोलन खुद मुख्तार आंदोलन अपने एजेंडे पर आधारित कतई नहीं था। यही वजह थी वो 2-4 सालों में पूरा का पूरा जेपी आंदोलन खंड बिखंड हो गया, पूरा बट गया, लगभग ख़त्म सा हो चुका है। क्यों? क्योंकि उसके अपने एजेंडे, अपनी शर्तें नहीं थी। लेकिन उसी के बगल में मान्यवर साहब का एक अलग आंदोलन चल रहा था, जिसकी अपनी शर्तें थी, जो अपनी रणनीति पर खड़ा था, जिसकी वजह से आज भी इतनी विपरीत परिस्थितियों में आने के बावजूद एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर, भारत की तीसरी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर अखिल भारतीय फलक पर चमक रही है। इसकी वजह इसकी खुद मुख्तार आत्मनिर्भर रणनीति का होना है। इसके बावजूद अगर इसके अन्य पहलुओं पर, जैसे कि नारों पर गौर करें तो आप देखेंगे इसके अपने खुद के नारे हैं। इसके नारों में अगर बसपा के नारों पर आप गौर करें तो उसके नारों में उसका इतिहास, उसकी संस्कृति, उसकी रणनीति, उसका एजेंडा, उसकी आर्थिक सामाजिक रणनीति, उसकी आर्थिक स्वतंत्रता और उसकी शासन प्रणाली तक झलकती है। बसपा के नारे बहुजन इतिहास, नायक, संस्कृति, एजेंडा, आर्थिक बुनियाद एवं इसकी कार्य प्रणाली एवं रणनीति तक को बाकायदा स्पष्ट कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर बसपा का जब अभिवादन की बात आती है, इसका अभिवादन खुद अपने आप में इसकी वैचारिकी को बयां करता है। जैसे जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, ये वैचारिकी, ये नारा, ये अभिवादन का जो शब्द है, ये इसके वैचारिकी, संस्कृति, सपने सबको स्पष्ट कर देता है। ठीक उसी तरह से अगर आप भारत की विषमतावादी सामाजिक व्यवस्था में जहाँ पर प्रतिनिधित्व को नकार दिया जाता है, वहाँ पर आप देखिए बसपा किस तरह से लोकतंत्र को फिर से परिभाषित करती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अब्राहम लिंकन कहते हैं, डेमोक्रेसी मीन्स बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। लेकिन ऑफ द पीपल, पीपल कौन? ये पीपल कौन हो सकते हैं? जिस समाज के लिए उन्होंने परिभाषा दी थी, कहीं ना कहीं वो समाज एक समता मूलक, पूरी तरह से तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी भारत की तुलना में अधिक समतावादी समाज था। इसलिए वहाँ ये नारा फिट बैठ सकता है। लेकिन जब भारत के संदर्भ में देखा जाए तो अब्राहम लिंकन का ये नारा पूरी तरह से फेल हो जाता है। इसीलिए बसपा ने भारत के लोकतंत्र को अपने नारों में फिर से परिभाषित किया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जिसको हमने सत्ता सौंपी है उसने हमें नकार दिया है, हाशिए पर धकेल दिया है। इसलिए बसपा ने अपने नारे में स्पष्ट कर दिया कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आगे लोकतंत्र को मान्यवर परिभाषित करते हैं फिर से, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये बाकायदा लोकतंत्र है। ये जो लोकतंत्र की परिभाषा है, ये बसपा के नारों में झलकती है।
इसका विजन दिखाई पड़ता है इन नारों में। इसी तरह से अगर बुद्ध, फूले, साहू, अम्बेडकरी विचारधारा को और आगे बढ़ाने की बात कहें, भागीदारी को और थोड़ा विस्तृत करने की बात कहें, तो अगला नारा मान्यवर फिर कहते हैं, वोट से लेंगे पीएम सीएम, आरक्षण से लेंगे एसपी डीएम। बाकायदा ये नारे क्लियर करते हैं, विजन, उस पार्टी, उस दल, उस संगठन, उस नेता के विजन को स्पष्ट करते हैं। बहुजन जो लोकतंत्र है, इसके लोकतंत्र के प्रति बहुजन आंदोलन के लोकतांत्रिक स्वरूप को बाकायदा स्पष्ट करते हुए, चिन्हित करते हुए मान्यवर साहब कहते हैं, रोजी रोटी और कमाई वोट से लेंगे बहुजन भाई। हम रोजी रोटी के लिए किसी और पर निर्भर होने वाले नहीं हैं, इसीलिए रोजी रोटी और कमाई वोट से लेंगे बहुजन भाई। आगे, अब बहुजन मत धोखा खाओ, देश में अपना शासन लाओ। जो हाशिए का समाज था उसको ये संगठन कहता कि कितना धोखा खाओगे, आ जाओ हुकूमत राजपाट की बागडोर संभालो। ये बाकायदा इसके नारों में चहक रहा है, दिखाई पड़ा, चमक रहा है। आगे अगर मान्यवर साहब को फिर इनके नारों पर गौर किया जाए तो ये बाकायदा फिर एक चिन्हित भी कर देते हैं कि हमारे शोषक कौन है, कौन नहीं है। मोटा मोटा जो भारत का सामाजिक संरचनात्मक दायरा है उसको मान्यवर स्पष्ट करते हैं, ठाकुर ब्राह्मण बनिया छोड़, बाकी सब है डीएस फोर। इसी तरह से मान्यवर अपनी शक्ति को, जो बहुजन समाज है उसको, उसके हाथी जैसे विशाल शक्ति को, जो इतना विशाल हाथी जैसा विशाल जो बहुजन समाज है उसको उसकी शक्ति का एहसास कराते हुए मान्यवर साहब कहते हैं, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, बीएसपी को लाएंगे, बहुजन खुशी मनाएंगे। देखिए किस तरह से मान्यवर साहब या दल बसपा जनता में जोश भी भर रहा है, और ये सब लोकतांत्रिक तरीके से है। कभी किसी का हमने खंडन नहीं किया, किसी भी संवैधानिक या लोकतांत्रिक मूल्य का हमने उल्लंघन नहीं किया है। बाकायदा संवैधानिक और लोकतांत्रिक दायरे में रहते हुए ये संगठन किस तरह अपने आप को चिन्हित कर रहा है। आगे मान्यवर साहब को अगर देखा जाए, मान्यवर साहब शोषकों को सचेत करते हुए, शोषित की शक्ति का एहसास कराते हुए कहते हैं, दलित शोषित जागेगा, बेईमान लुटेरा भागेगा। आगे कहते हैं, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। मान्यवर साहब बाकायदा लोकतांत्रिक भाषा में कह रहे हैं। आगे अगर बूथ कैप्चरिंग, एक दौर आया था 90 के बाद जब बूथ कैप्चरिंग हुआ करती थी, वहाँ पर सामंती गुंडे जो होते थे सीधे सीधे बैलेट बॉक्स उठा लेते थे। वहाँ मान्यवर ने कभी नहीं कहा कि हम गोली बंदूक चलाएंगे। मान्यवर ने कहा था, वो एक माहौल कैसे क्रिएट किया था वो इनके नारों में दिखाई पड़ता है। देश की रक्षा करने वालों, वोट की रक्षा कौन करेगा। मान्यवर कहते हैं कि आप लोग देशभक्ति के नाम पर मरने मिटने को तैयार हो जाते हो, लेकिन आपका हकूक इस वोट से सुरक्षित होगा। तो देश की रक्षा करने वालों, तुम्हारे वोट की रक्षा कौन करेगा, मतलब कि तुमको खुद खड़े होना पड़ेगा। ये एक माहौल क्रिएट करते हैं उस समय जब बूथ कैप्चरिंग हो जाया करती थी। आगे मान्यवर इसी समाज में जो दबा कुचला समाज, जिसके मनोबल गिर चुका था, उसमें जोश भरते मान्यवर साहब, उसके मनोबल को दोबारा जिंदा करते हैं। मान्यवर साहब कहते हैं, चढ़ गुंडों की छाती पर, मोहर लगाओ हाथी पर। वोट को इज्जत का प्रतीक बनाओ, हाथी पर ही मोहर लगाओ। अपने वोटों की रक्षा को उसी प्रकार करो जिस तरह से आप अपने बहन बेटियों की रक्षा करते हैं। मान्यवर साहब कितने सलीके से जनता को लोकतांत्रिक दायरे में लाने की कोशिश करते हैं और भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब तक सत्ता और संसाधन में हाशिए के लोगों की भागीदारी नहीं सुनिश्चित होगी, वो लोकतंत्र किसी भी कीमत पर मजबूत नहीं हो सकता है। आगे मान्यवर साहब हमारे समाज को तमाम तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं, वहाँ मान्यवर साहब सचेत करते हैं। मान्यवर साहब कहते हैं, दारू पैसा लेना नहीं, चोरों को वोट देना नहीं। सीधा सीधा मान्यवर साहब कहते हैं, बसपा कहती, पार्टी कहते, लोग कहते हैं। आगे मान्यवर साहब पार्टी की पहचान कराते हैं, बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान, बहुजन का सच्चा साथी, अपना हाथी अपना हाथी, 12 गज में मेरा निवास, हजारों एकड़ में मुर्दा घाट। मान्यवर साहब चिन्हित करते हैं, बताते समाज को, तुम्हारे पास रहने को झोपड़ी नहीं है और उनके मुर्दा घाट हजारों एकड़ में हैं। 12 गज में मेरा निवास, हजारों एकड़ में मुर्दा घाट। देश के सामंतों द्वारा जब जबरन जमीन कब्जाई गई थी, हमारे लोगों को भूमिहीन बना दिया गया था, तब मान्यवर कहते थे, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। इसी तरह बाबा साहब के मिशन के संदर्भ में ये सारे चीज़ों को समेट करके मान्यवर साहब कहते हैं, पब्लिक कहती है मान्यवर साहब को देखती है, और मान्यवर साहब बहन जी इस संगठन को देख करके जनता कहती है, बाबा तेरा मिशन अधूरा, मान्यवर साहब करेंगे पूरा। ये सब आवाज़ जनता की आ रही, ये सब लोकतांत्रिक और संवैधानिक दायरे में हो रहा है। और आज जब मान्यवर साहब का ये आंदोलन 2, 4, 10, 20 साल में पूरा होने वाला नहीं है, एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया में आज अगर आंदोलन का नेतृत्व परम आदरणीय
या बहन जी कर रही हैं, तो जनता बाकायदा उनके साथ, जो समर्पित लोग हैं मिशन के प्रति, आंदोलन के प्रति, जो अम्बेडकराइड बाय कन्विक्शन हैं, वो बाकायदा उनके साथ खड़े हैं और वो कहते हैं बाबा तेरा मिशन अधूरा, बहन जी करेंगे पूरा, मान्यवर तेरा मिशन अधूरा, बहन जी करेंगे पूरा। और जनता लोग जो होते हैं वो गली मोहल्लों में बाकायदा मान्यवर साहब का नारा लगाते हैं, मान्यवर साहब के संदेशों को पहुँचाते हैं। वो कहते हैं कांसी राम का सुनो संदेश, पढ़ो लिखो चलाओ देश। वो समाज जिसको हाशिए पर रखा गया, जो गांव के हवलदार से डर जाता था, उसके बच्चे गली मोहल्लों में कहते हैं कांसी राम का सुनो संदेश, पढ़ो लिखो चलाओ देश। राजपाट की बात कर रहा है, ये बाकायदा एक संवैधानिक लोकतांत्रिक दायरे में हो रहा है। आपको यहाँ चिन्हित करने में बड़ी आसानी होगी कि कौन आपका अपना हितैषी संगठन हो सकता है और कौन आपको उन्माद में घसीट करके आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हुए आपको लॉकअप में पहुँचा सकता है। ये चिन्हित करने में बड़ा आसान होगा, इसलिए थोड़ा हम विस्तृत से इसको कहना चाह रहे हैं। आगे आप देखिए, आज बहुजन समाज जिस तरह से गली गली तक आवाज़ पहुँची आंदोलन की, आज आपको संदेश बड़ी आसानी सुनने को मिलता है। बच्चा बच्चा भीम का, बीएसपी की टीम का नारे गलियों में गूंजते थे, बाकायदा आज भी चलते हैं बच्चों में। बच्चे जब रैलियों में जाते हैं ट्रॉली में भर के, तो नारे सुनाई पड़ते हैं बाकायदा। इसी तरह मान्यवर साहब बहुजन समाज की जो एकता थी, इन सब के बारे में हुंकार भरते हुए पूरा समाज कहता है अब बहुजन की बारी है, 21वीं सदी हमारी है। बहुजन समाज ने ललकारा है, भावी इतिहास हमारा है। मान्यवर तेरी नेक कमाई, तूने सोती कौम जगाई। इस तरह से आप देखिए किस तरह से बहुजन समाज को एक लोकतांत्रिक संवैधानिक शालीन भाषा जो कही जाती है कि हम किसी को सीधा चिन्हित नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य किसी को प्रताड़ित या शोषित करना नहीं है, हमारा उद्देश्य किसी को वंचित करना नहीं है, बल्कि अपने हक का जो हमारे हक में है उसको पाना है। इसी तरह से बहन के कुशल नेतृत्व में बसपा ही भारत की एकमात्र राजनीतिक पार्टी है जो समतामूलक समाज के सिद्धांतों के तहत सर्व समाज के हित, मान सम्मान, स्वाभिमान की रक्षा व उनके सुखी जीवन हेतु संघर्षरत है। बसपा का यह उद्देश्य, मानवीय उद्देश्य व संघर्ष, इसके स्लोगन में बाकायदा दिखाई पड़ता है। सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय। इतिहास गवाह है, बुद्ध से लेकर के मान्यवर साहब तक सभी बहुजन नायक नायिकाओं ने किसी खास जाति वर्ग के लिए नहीं बल्कि सर्व समाज के लिए संघर्ष किया है। कुछ अज्ञानियों के मुताबिक बहुजन नायक नायिकाओं ने किसी जाति विशेष के लिए कार्य किया है या फिर किसी जाति विशेष के खिलाफ काम किया है, जबकि हकीकत यह है कि बहुजन नायक नायिकाओं ने गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ, समतामूलक समाज के सृजन हेतु, मानवीय मूल्यों की स्थापना हेतु और भारत राष्ट्र निर्माण के लिए अपना जीवन अर्पण किया है। ऐसे में जो मनोरोग से पीड़ित लोग हैं वे बुद्ध, फुले, साहू, अम्बेडकरी जो विचारधारा है, बाबा साहब, मान्यवर बहन जी समेत सभी बहुजन नायक नायिकाओं को जाति विशेष तक सीमित रखना चाहते हैं, जो कि इतिहास के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय है। समतावादी सभी नायक नायिकाओं के प्रति कृतज्ञता है और उनके संघर्षों का अपमान है। मान्यवर साहब की राजनीतिक विरासत बसपा अपनी आर्थिक स्वतंत्रता को बरकरार रखने के लिए आज भी बहुजनों के ही आर्थिक मदद पर निर्भर है। बसपा आज भी इस बात पर कायम है कि यदि आप किसी से सहारा लेंगे तो आपको उसका इशारा मानना ही होगा। यही वजह है कि बसपा ने नारा दिया, एक नोट और एक वोट, और इसी फार्मूले पर काम किया और उन्होंने बाकायदा इसको स्थापित भी किया। पब्लिक कहती है, इस मूवमेंट में जो नारा दिया गया उसमें पब्लिक कहती है वोट भी देंगे, नोट भी देंगे, बीएसपी को चुनकर देंगे, बीएसपी के वास्ते खाली कर दो रास्ते। ये जो एजेंडे हैं ये हमने किसी से आयात नहीं किया है, हमने किसी से उधार नहीं लिया है, इसे हमने अपने आंदोलन, अपनी संस्कृति, अपनी विचारधारा, अपने संविधान, अपने लोकतांत्रिक जो भारत का लोकतांत्रिक मूल्य है, दुनिया में स्थापित मूल्य है, जो मानवीय मूल्य हैं, उसके तहत हमने खुद गढ़ा है, खुद सृजित किया है, खुद प्रचार प्रसार करके जन जन तक पहुंचाया है। ऐसे में स्पष्ट है बसपा अपने बलबूते खड़ी एक स्वतंत्र बहुजन राजनीतिक दल है जिसकी अपनी वैचारिकी है, अपनी खुद मुख्तार वैचारिकी है और राजनीतिक एजेंडे जो हैं वो अपने आत्मनिर्भर स्वतंत्र एजेंडे हैं और उसे हकीकत की धरातल पर उतारने के लिए एक तरह से इसकी अपनी खुद की रणनीति रही है।
और अगर दूसरी तरफ देखें तो बहुजन आंदोलन को जोड़ने के लिए उसने अपने खुद के नारे गढ़े हैं, किसी विषमतावादी संस्कृति से या किसी विरोधी से आयात नहीं किए हैं, जैसा कि आज हमारे विरोधी लोग बाबा साहब तक को आयात करने पर लगे हैं। मान्यवर साहब को जिन्होंने जिंदगी भर कभी नहीं माना, वे मान्यवर साहब को आयात करने पर लगे हुए हैं। फिलहाल बहुजन समाज के जो इस कड़ी में जो 7वीं शर्त बनाई गई है कि बहुजन नेतृत्व, जो आपका नेतृत्व है उसमें आपके नेतृत्व में बहुजन आंदोलन के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, इच्छा, क्षमता और प्रतिबद्धता का होना भी आवश्यक है। इस संदर्भ में इस बहुजन आंदोलन संगठन और संस्थाओं में बहुजन समाज का समुचित स्वप्रतिनिधित्व व सक्रिय भागीदारी के साथ साथ बहुजन नुमाइंदे का नेतृत्व के केंद्र में होना आवश्यक माना जाता है। यदि बसपा पर गौर करें तो बसपा का नेतृत्व शुरू से ही बहुजन समाज के हाथों में रहा है, जैसा कि मान्यवर साहब आज बहन जी हैं। संविधान नीति लोकतांत्रिक मूल्यों के मद्देनजर अगर देखा जाए इस पूरे प्रकरण को, तो मान्यवर साहब की राजनीतिक विरासत बसपा ने अपने पार्टी के अंदर सर्व समाज के समुचित स्वप्रतिनिधित्व व सक्रिय भागीदारी का ध्यान रखा है। इसका अंदाजा बहन जी के मुख्यमंत्रित्व काल की जो मंत्रियों की सूची बनी थी उससे बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है। बहन जी ने अपने टिकट वितरण और मंत्रालयों के आवंटन में संविधान निहित लोकतांत्रिक व संवैधानिक मूल्यों का बाकायदा ख्याल रखते हुए ओबीसी अल्पसंख्यक समुदाय के साथ साथ सर्व समाज के लोगों को उनकी पूरी भागीदारी का ध्यान रखा था। तमाम संगठनों, पदों अगर देखा जाए इन सबके बीच बहुजन नेतृत्व की सरकार मंत्रिमंडल में सबके समुचित स्वप्रतिनिधित्व के साथ साथ सबकी सक्रियता, वैचारिकी और एजेंडा आदि के प्रति अगर दृढ़ क्षमता, दृढ़ प्रतिबद्धता और इच्छा की बात की जाए, यह बाकायदा बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में झलकता है। और इसी का परिणाम है कि जो बहुजन इतिहास को, नायक नायिकाओं को, उन संस्कृति को स्मारकों, जिलों आदि के रूप में स्थापित किया गया है, वो बाकायदा बताता है कि आपका वह नेतृत्व आपके इस आंदोलन के प्रति, उसके लक्ष्य के प्रति किस कदर समर्पित है। इसलिए अगर इन सभी मापदंडों की कसौटी पर, जो 7 मापदंड बताए गए हैं, अगर इनकी कसौटी पर बहुजन हितैषी होने का दावा करने वाले तमाम संगठनों को देखा जाए, उनको कसा जाए, तो देखा जाएगा तो शायद बहुजन समाज पार्टी ही इस पर सफल होती है, बाकी कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं। और उनके फेल होने की सबसे बड़ी वजह 4था नंबर का पॉइंट बनता है, जिसमें कहा गया है कि आपके पास अपना फंड होना चाहिए, आप अपने स्ववित्त पोषित होने चाहिए। आप अन्य संगठनों पर गौर कीजिए, उनके फंड कहीं ना कहीं बाहर से ही आते हुए नजर आते हैं। ऐसे में बहुजन समाज के नाम से राजनीति करने वाले तमाम दलों की जो गैर बहुजन समाज की जो विचारधारा है वो गैर बहुजन समाज की है, उनके नायक तक गैर बहुजन है। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश की एक पार्टी है जो फिलहाल अभी विपक्ष की मुख्य पार्टी है, उस पर गौर किया जाए, आज लोग कहते हैं वो बहुजन का दल है, मानते हैं। अगर ओबीसी की बात करता है, उसका नेतृत्व ओबीसी से आता है, तो आप उसे बहुजन का दल कह सकते हैं। लेकिन सिर्फ ओबीसी में पैदा होने से बहुजन का दल नहीं हो सकता है, क्योंकि आपके नायक तक तो आपकी विरोधी संस्कृति के हैं। आपकी जिस विपक्षी पार्टी की हम बात कर रहे हैं उसके नायक को देखिए, वो विपक्षी का है। तो जब आप किराए का नायक तक आपके खुद के नायक नहीं हैं, आप किराए के नायक लेके आए हैं, किराए के नायक से आपका आंदोलन कहीं संभव हो सकता है। उसके पास अपनी दूरदृष्टि वाले मुद्दे, नारे, नायक नायिकाएं और रणनीति तक अगर देखा जाए तो नहीं है। उनके मुद्दे गैर बहुजन दलों की प्रक्रिया और अपने राजनीतिक स्वार्थों से प्रेरित हैं। बहुजन समाज की और इसकी सांस्कृतिक पूंजी से अगर इधर असर देखा जाए तो बाकायदा इनकी फंडिंग तक भी, जो बहुजन समाज के इस तरह के दल हैं, उनकी फंडिंग तक भी समाज के लोगों के बजाय धन्ना सेठों या उद्योगपतियों से आता है। इनमें से हर समाज को उनकी भागीदारी को पूरा नहीं किया जा सकता है। आप देखेंगे, आप नहीं पाएंगे हर समाज की भागीदारी वहाँ पर है। इन दलों के पास सत्ता में आने के पश्चात देश हित में ठोस निर्णय लेने की दूरदृष्टि तक नहीं है, क्योंकि इनके पास आत्मनिर्भर एजेंडे तक नहीं होते हैं। उदाहरण के तौर पर आप उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, दक्षिण भारत एवं महाराष्ट्र में देखिए, बहुजन हितैषी होने का दावा करने वाले तमाम संगठन हैं। वो आर्थिक मुद्दों पर कुछ सहूलियतें जरूर प्रोवाइड कर सकते हैं,
परंतु क्या सामाजिक अस्मिता और सांस्कृतिक अस्मिता पर खरे उतरते हैं? यदि नहीं उतरते हैं तो वे आपके दल कैसे हो सकते हैं? ऐसे में पूरे भारत के सभी राजनीतिक दलों का अगर निष्पक्ष तौर पर आकलन किया जाता है तो संपूर्ण भारत में बहुजन दल होने की अनिवार्य 7 शर्तों पर यदि कोई एक दल खरा उतरता है तो मान्यवर साहब की अपनी राजनीतिक विरासत है, बहुजन समाज का अपना अस्मिता, राजनीतिक अस्मिता है। इसलिए बहुजन समाज पूरे भारत में ओबीसी, दलित, आदिवासी जो पूरा समाज है, पूरा समुदाय है, इसके लिए संघर्षरत एकमात्र राष्ट्रीय दल है, ऐसा हम पूरे दृढ़ विश्वास के साथ कह सकते हैं। और शायद यही वजह है कि आज SC, ST, OBC और माइनॉरिटी भले बीच बीच में कहीं भटक जाए, लेकिन जब आंदोलन, मूवमेंट और बाबा साहब के मिशन की बात आती है तो कहीं ना कहीं यह पूरा का पूरा दल बहुजन आंदोलन में आज भी उनकी आस्था, उनका विश्वास इस दल, इस संगठन में बना हुआ है। और यही वजह भी शायद है कि जो लोग शायद किसी तरह गुमराह हो जाते हैं, गफलत में फंस जाते हैं, वो भी सबसे ज़्यादा सवाल, हर मुद्दे पर सवाल के लिए इसी दल की तरफ देखते हैं, क्योंकि उनको भी ये विश्वास है कि अगर भारत में समतावादी आंदोलन कोई चला रहा है, बाबा साहब के मिशन कोई चला रहा है, और अगर इस बहुजन आंदोलन कोई सही दिशा में लीड कर रहा है तो कोई और नहीं बल्कि मानवर मसीहा, मानवर कांसीराम साहब और उनकी एकमात्र उत्तराधिकारी परम आदरणीय बहन जी हैं। और इसी के साथ मुझे लगता है कि हमने 2 महत्वपूर्ण मुद्दे बताए। एक पर हमने 7 शर्तों को बताया जिस पर आप किसी भी दल, किसी भी संगठन को आप बाकायदा चेक कर सकते हैं, और बाकायदा दूसरे जो हमारे नए नए नायक उभर रहे हैं उन नायकों के अंदर इस कितनी प्रतिबद्धता है, वो किधर खड़े हैं, अम्बेडकराइड बाय कन्वीनियंस हैं या अम्बेडकराइड बाय कन्विक्शन है, इसको भी रेखांकित करने की कोशिश की गई है। और मुझे लगता है कि हमने 7 शर्तों और इन दोनों के साथ साथ पूरे मामले को स्पष्ट किया है, और आप लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, भाग दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।